हो जाओ तैयार, क्योंकि इस बार की लड़ाई है क्या, आर पार। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आपको पता है मैं हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको करवा रही हूँ। हर एक वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चंस आपको कराती हूँ, और जैसा कि एग्जाम में पैटर्न आता सेम वही पैटर्न में लेके चल रही हूँ। और मैं इसके जो टोटल है 100 क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए 5 वीडियो होगी, है ना। तो सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 का आज ये है सेट 2। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है वहां से आप स्टार्ट करिए, क्योंकि एक लाइन से चलेंगे तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक, चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। रोला छंद में कितने चरण होते हैं। अब आप कहोगे हमारे में सोठा है और दोहा है, रोला तो है ही नहीं। देखो बच्चों, है नहीं वो ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ 2-4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डाले जाते हैं, तो एग्जामिनर भी चाहता है कि आपके पूरे के पूरे 100% क्वेश्चन सही ना हो। लेकिन मैंने वादा किया, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, आपको 70 में 70 में दिला के रहूंगी। इसीलिए हर तरीके के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ओके, तो अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयारी करना है, ठीक है। तो देखिए रोला छंद में कितने चरण होते हैं। रोला छंद जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं। कुल में कितनी मात्राएं होती हैं, कुल टोटल हर एक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको पता है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, रोला में 4 चरण होता है। अगला सवाल, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए सवाल किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्ट उसका डेफिनेशन ना पूछ करके आपसे उसी से बहुविकल्पीय प्रश्न बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक भी पढ़ना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए जिस प्रकार से हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, उसी प्रकार से करुण रस का स्थायी भाव करुण नहीं शोक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। करुण का मतलब क्या है, जो विनय या फिर जो हमें रुदन की भावना होती है वही कहलाता है करुण रस। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल, एकांकी एक प्रकार का है क्या। उपन्यास, नाटक, कहानी या फिर डायरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो एकांकी है बच्चों वो क्या होता है, एक अंक वाले नाटक होते हैं। आपको एकांकी की डेफिनेशन पता होगी। एकांकी क्या होता है, एक अंक वाले जो नाटक होते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एकांकी किस प्रकार का, अगर हम पूछा जाए क्या है ये, तो क्या है, नाटक है। ठीक है, वैसे डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन बने तो आपको 100% करेक्ट करके आना है। ठीक, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या बोलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। ऑप्शंस है प्रेमचंद्र, राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलूं क्या याद करूं, ये क्या है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको इसकी विधा बतानी है, इसकी विधा कौन सी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, लहरों के राजहंस की विधा क्या है। नाटक, उपन्यास, एकांकी या फिर कहानी। करेक्ट आंसर नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर बनेगा। चलिए बच्चों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, निम्न में से सर्वनाम है संज्ञा सर्वनाम के ऊपर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। बच्चों मेरे थोड़ा सा गले में बहुत ज्यादा दिक्कत है, यहाँ से मतलब बहुत दर्द कर रहा है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका कंटेंट ना छूटे, इसलिए प्लीज बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप मेरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से सर्वनाम है मनुष्य, बचपन, वह या फिर कोई नहीं। सर्वनाम क्या होता है आप सभी को पता है, संज्ञा की जगह पे जो प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है ना। अब इंग्लिश में अगर हम देखो इसका आंसर अगर आपको नहीं पता है तो करोगे कैसे। इंग्लिश में सर्वनाम मतलब क्या होता है, हिंदी उसका मतलब प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का डेफिनेशन आपको पता होगा, अ वर्ड विच इज यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ नाउन। मतलब ऐसा शब्द जो नाउन के रिप्लेस करके उसको यूज किया जाता है। जैसे अगर सीता है तो हम सेंटेंस में बार बार सीता ना लिखकर हम शी लिखते हैं, सी का मतलब वह होता है, तो यही होता है सर्वनाम। और देखो आंसर लिखा हुआ है ना ऑप्शन सी, तो इसका मतलब है ऑप्शन वह जो है वो सही आंसर बनेगा। अगला सवाल, सिंदूर की होली के लेखक कौन है। ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, प्रेमचंद या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र कौन है, सिंदूर की होली के लेखक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छायावादी युग की समय सीमा क्या है। ऑप्शन 1868 से 1900, 1919 से 1938, 1900 से 1942 या फिर 1947 से अब तक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये क्या है बच्चों, एक रचना है। ठीक है, तो इसके लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर जैनेन्द्र कुमार। करेक्ट आंसर रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए बच्चों अगला नंबर सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10,
साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है? अब पहली बात तो यहाँ से बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि साहित्य संदेश क्या है? पत्रिका है, ठीक है। आपको ये चीजें कैटेगरीज मालूम होनी चाहिए क्योंकि जो है कैटेगरीज के ऊपर सवाल बनते हैं, ठीक। आंसर क्या बन जाएगा इसका? साहित्य संदेश के लेखक कौन है? पत्रिका के संपादक गुलाब राय, ठीक। अगला सवाल, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया विधा तो आंसर क्या बन जाएगा? निबंध, ठीक। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, भूले बिसरे चित्र रचना है किसकी? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर भगवती चरण वर्मा। 13 नंबर सवाल, कल्पलता के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयेंद्र कुमार या फिर अज्ञे। करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुलाब राय रचनाकार है किसके? ठलुआ क्लब, भाषा योग वासिष्ठ, कल्पलता या फिर आंधी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा गुलाब राय, ठलुआ क्लब, ठीक। सवाल देखिए यार, गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अगला सवाल देखो, हाँ बच्चों मैं एक चीज आपको भी बोलूंगी, मेरी तो तबीयत खराब है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, साथ साथ में समझ लो मेरा भी एग्जाम है, अच्छे से ख्याल रखो अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द्विवेदी युगीन निबंधकार कौन है? ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों इसका? द्विवेदी युग के निबंधकार में दोनों आते हैं, ठीक है। अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ऑप्शन नाटक, कहानी, उपन्यास या फिर डायरी। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? नाटक। भुवनेश्वर गद्य किस विधा विशेष के लिए प्रसिद्ध है? देखो विधा के ऊपर इस तरीके से भी सवाल बन सकता है। हाँ देखो बच्चों, हर एक लैंग्वेज जिस पे सवाल बनेगा सारा क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगी, बस आपको ध्यान से देखो पढ़ना है, ठीक है। बिना आपको पता है बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना, ठीक है। भुवनेश्वर गद्य किस विधा की रचना है? एकांकी। अगला सवाल, आत्मकथा लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, होना चाहिए था जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। और अब लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सभी। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका बच्चों? ध्यान रखिएगा। अब देखो जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो राजेंद्र प्रसाद लिखा है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों की रचना आपने बहुत कम पढ़ी होंगी, और लास्ट ऑप्शन आप देख ही रहे थे सभी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर हमेशा राजेंद्र प्रसाद टिक करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी सभी आत्मकथा लेखक हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, सभी। ओके। और अगला सवाल 19 नंबर, आकर्षण शब्द में से शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय पता है ना क्या होता है? देखो उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। जैसे अभी है तो अगर प्रत्यय हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? अभिमान लगाएंगे, तो मान जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगता है, जैसे मान लो विकार है तो उसके आगे आपको उपसर्ग लगाना तो निर्विकार, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। आकर्षण शब्द में देखो आ कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग आगे लगता है, ठीक है, तो आ यहाँ पे मिला हमें, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन, एकांकी का वास्तविक अर्थ क्या है? ये आपका होमवर्क है। पिछली वीडियो का जो होमवर्क मैंने दिया था उसका कमेंट में आंसर करना, इस वीडियो का ये होमवर्क है आपका, एकांकी शब्द का अर्थ आपको बताना है। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका अर्थ लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो बच्चों शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।